हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक बेहद ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बायोलॉजी का क्लास 10th का, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो आज हम लाइफ प्रोसेस को देखने वाले हैं, क्या क्या इसके अंदर आएगा। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो होगा सजीव तथा निर्जीव में क्या अंतर होता है। सजीव तथा निर्जीव जो होते हैं, किन्हें बोलते हैं सजीव और किन्हें बोलते हैं निर्जीव, दोनों में क्या अंतर होता है। अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आप मुझे बताइए कि जो आप हैं, आप भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण। वहीं अगर हम एक दूसरा कोई पदार्थ ले या दूसरी वस्तु ले, मान लीजिए आपका एक टेडी बियर है, क्या है, टेडी बियर। क्या टेडी बियर भी भोजन को ग्रहण करता है? तो आंसर आएगा आपका नहीं, टेडी बियर भोजन को ग्रहण नहीं करता। ठीक है, हम कहें कि आपने खाना खाया, भोजन से ऊर्जा मिली और ऊर्जा से आपके शरीर की वृद्धि होती है, क्या टेडी बियर की भी वृद्धि होती है? टेडी बियर भी ग्रोथ करता है। आप देखोगे कि एक टेडी बियर था, वो 1 फीट का था, ठीक है, उसको आपने खाना खिला दिया, खाना खिलाने के बाद वो 5 फीट का हो गया। क्या ऐसा हो जाएगा? नहीं हो सकता। आप देखेंगे कि जो आप होते हैं, हम होते हैं, वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, प्रजनन करते हैं, अपने जैसे जीवों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। क्या टेडी बियर भी ऐसे करते हैं? नहीं करते टेडी बियर ऐसा। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनमें और हम में एक मूलभूत अंतर क्या होता है कि वो सजीव होते हैं और हम क्या होते हैं, निर्जीव होते हैं। सजीव होते हैं और हम क्या हो जाते हैं, निर्जीव। ठीक है। अब अगर आपको पीटा जाए, मारा जाए, मैं मारने की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं मारूंगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लीजिए ऐसा किया जाए तो आप देखेंगे कि आपको दर्द होगा। क्या आपके टेडी बियर को भी दर्द होगा? नहीं होगा। तो ये कुछ बेसिक अंतर होते हैं, किसमें, आप में और एक टेडी बियर में, मतलब सजीव में और निर्जीव में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए। यदि हम कुत्तों को, एक मिनट, देखिए, यदि हम कुत्तों को दौड़ते हुए देखते हैं या गाय को जुगाली करते हुए अथवा गली में एक इंसान को जोर से चीखते हुए देखते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, सजीव है। क्या आपका टेडी बियर भी ऐसे करता है? वो गली में चीखता है, गाय जुगाली करता है? नहीं करता। ठीक है, यदि कुत्ता, गाय या इंसान सो रहे हैं तो क्या हम तब यही सोचेंगे कि ये सजीव है? क्या सोते वक्त भी सोचेंगे? होंगे, बिल्कुल होंगे। सांस, हम उन्हें सांस लेते देखते हैं और जान लेते हैं कि वो सजीव है। तो सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है कि वो सांस लेते हैं और निर्जीव सांस नहीं लेते। सजीव में ग्रोथ होती है, निर्जीव में ग्रोथ नहीं होती। ठीक है, प्रजनन करते हैं सजीव और वो प्रजनन नहीं करते। ये कुछ बेसिक डिफरेंस होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, दूसरे शब्दों में हम सजीव के सामान्य प्रमाण के तौर पर कुछ गतियों पर विचार करते हैं। ये गतियाँ वृद्धि संबंधी या अन्य हो सकती हैं, लेकिन वह पौधा भी सजीव है जिसमें वृद्धि परिलक्षित नहीं होती। हम कहें कि पौधा सजीव होता है या निर्जीव, तो आपका आंसर आएगा सर पौधा सजीव होता है। क्या होता है? सजीव। क्यों होता है सजीव? पौधों में भी वृद्धि होती है, पौधे भी सांस लेते हैं, उनमें भी फूड का बनाने का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ जंतु सांस तो लेते हैं परंतु जिनमें गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती, वे भी सजीव है। जैसे कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो सांस तो लेते हैं लेकिन उनकी गति स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। क्या वो सजीव हैं? बिल्कुल सजीव हैं। अति सूक्ष्म स्केल पर, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर बात करने हैं, होने वाली गतियां आंखों से दिखाई नहीं देती, जैसे अणुओं की गति। किसकी गति? अणुओं की गति, मोलिकुलर मोशन। क्या यह अदृश्य आणविक गति जीवन के लिए आवश्यक है? यदि हम, क्वेश्चन ये है कि जो अणुओं की गति होती है, आपने पढ़ा होगा जितने भी पदार्थ हैं अणुओं से मिलकर बने होते हैं। अणु क्या करते रहते हैं? गति करते रहते हैं। अब जो ये अणुओं की गति होती है, क्या जीवन जीने के लिए गति जीवन के लिए आवश्यक होती है? यदि हम यह प्रश्न किसी व्यवसायी जीव विज्ञानी से करें तो उसका उत्तर सकारात्मक होगा वास्तव में। अब क्वेश्चन यहाँ ये है कि जो वायरस होते हैं, वायरस, विषाणु, वो सजीव होते हैं या निर्जीव? सजीव होते हैं या निर्जीव? क्या होते हैं हमारे पास? कौन? वायरस। सजीव या निर्जीव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पूछा है
क्या वास्तव में विषाणु के अंदर आणविक गति नहीं होती। अतः इसी कारण यह विवाद का विषय बना हुआ है कि वे वास्तव में सजीव हैं या निर्जीव। जो आपने देखा होगा वायरस होते हैं वो सजीव होते हैं या निर्जीव। वायरस जो होते हैं वो सजीव होते हैं कब? जब वो सेल के अंदर गति करते हैं। जब वो सेल के अंदर होते हैं तो क्या होते हैं? सजीव। और जब वो सेल के बाहर होते हैं तो वो क्या होते हैं? निर्जीव। देखिए क्या होता है, जो आपके वायरस होते हैं, जैसे ही वायरस शरीर से बाहर होते हैं, सेल से बाहर होते हैं, तो उनमें कोई भी वृद्धि, कोई भी गति परिलक्षित नहीं होती। लेकिन जैसे ही विषाणु शरीर के अंदर एंट्री करते हैं, आपकी सेल के अंदर एंट्री करते हैं, तो सेल से वो न्यूट्रिशन लेने लगते हैं। क्या लेने लगते हैं? पोषण। और पोषण लेने के कारण उनके अंदर जो गति है वो दिखाई देने लगती है, परिलक्षित होने लगती है। इसका मतलब कि विषाणु सजीव है या निर्जीव है, ये आज के टाइम में भी किसका है? क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब तक वो बॉडी के बाहर है वो निर्जीव होते हैं, और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं वो सजीव होने लगते हैं। आपने देखा होगा जो कोरोना का वायरस था, बाहर था कोई दिक्कत नहीं, जैसे ही शरीर के अंदर एंट्री करता है तो सेल्स में जाकर क्या होने लगता है? ग्रोथ होने लगती है उसकी, और वो विषाणु क्या करने लगता है? वृद्धि करने लगता है। तो विषाणु वृद्धि करता है तो वहाँ पर वो क्या बन जाता है? सजीव बन जाता है। क्या बन जाता है? सजीव। जीवन के लिए आणविक गतियाँ क्यों आवश्यक है? पूर्व कक्षा में हम देख चुके हैं कि सजीव की संरचना सुसंगठित होती हैं। इनमें क्या होते हैं? उत्तक। उत्तकों में कोशिकाएं होती है और कोशिकाओं में छोटे घटक। अगर आपने देखा होगा जो शरीर है हमारा छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है। सेल से मिलकर बहुत सारी सेल मिलकर बनाती है उत्तक को, यानी कि टिश्यू को। टिश्यू जो होते हैं उत्तक, उत्तक से मिलकर क्या बनते हैं? आपके अंग, अंग से मिलकर अंग तंत्र बनते हैं, उससे आपका पूरा शरीर बना हुआ है। सजीव की यह संगठित, यह सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण विघटित होने लगती है। यदि यह अवस्था टूटती है तो जीव और अत्यधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। ठीक है, अतः शरीर के, जीवों के शरीर को मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। किसकी आवश्यकता होती है? मेंटेनेंस। मेंटेनेंस। ठीक है, किसकी आवश्यकता होती है? मेंटेनेंस की। क्योंकि ये सभी संरचनाएं अणुओं से बनी होती है, अतः उन्हें अणुओं की लगातार गतिशीलता बनाए रखना चाहिए। सजीवों में अनुरक्षण प्रक्रम कौन से हैं? आइए खोजते हैं। देखिए इसका क्या मतलब है कि जो हमारे सजीव होते हैं, हम सजीव जो हैं, हम सजीव के अंदर क्या होता है कि जो संरचना होती है वो कैसी होती है? सुसंगठित। तो सजीव की यह सुसंगठित और सुव्यवस्थित संरचना समय के साथ साथ पर्यावरण के प्रभाव के कारण क्या होने लगती है? विघटित होने लगती है। और यह अवस्था टूटती है तो जीव और अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इसलिए उसमें मरम्मत और मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। उसके बाद आप देखेंगे क्या कि जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? लाइफ प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लाइफ प्रोसेस। कि लाइफ प्रोसेस क्या है? व्हाट इज लाइफ प्रोसेस? देखिए जितने भी जीवधारी होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वो क्या करते हैं? पहला पार्ट है कि वो पोषण करते हैं, यानी कि भोजन करते हैं। क्या करते हैं? भोजन। भोजन करते हैं यानी कि क्या लेते हैं? पोषण। क्या बोलते हैं इसको? पोषण। दूसरा वो श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? श्वसन। तीसरा कि जो भोजन है और ऑक्सीजन है उसको हर एक कोशिका तक पहुंचाएंगे, इसको बोलते हैं परिवहन। क्या बोलते हैं? परिवहन। अब जो खाया है उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी होते हैं, तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर भी निकालना होता है, उसको बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन। फिफ्थ, वो इस पृथ्वी पर अपने जैसे जीवधारियों को बनाए रखने के लिए, उनकी संख्या को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, अपने जैसे जीव उत्पन्न करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जनन। और सिक्स, वो पर्यावरण के साथ क्या करते हैं? प्रतिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिक्रिया। क्या करते हैं? प्रतिक्रिया। तो इन सभी प्रक्रियाओं को जिसमें जीव स्वयं को क्या करते हैं? बनाए रखते हैं, उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। जीवों का अनुरक्षण कार्य निरंतर होना चाहिए। यह उस समय भी चलता रहता है जब वे कोई विशेष कार्य नहीं कर रहे, जैसे बैठे हों, कुछ भी कर रहे हो, क्लास में सो रहे हो, उस समय भी शरीर के अंदर मेंटेनेंस चलता रहता है।
ठीक है। और वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से मेंटेनेंस का कार्य करते हैं क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम। क्योंकि क्षति तथा टूट फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है। देखिए, जो शरीर के अंदर नई सेल टूटी है, क्षति हुई है, टूट फूट हुई है, अगर वो लगातार होती चली गई तो वो ऑर्गन हमारा क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा, जिसके अंदर ऐसा हो रहा है। तो उसमें मेंटेनेंस की भी ज़रूरत होती है। आप देखिए, अगर आप एक पुल बनाया गया, एक ब्रिज बनाया गया और उसको बिना किसी देख रेख के ऐसे ही छोड़ दिया गया तो वो पुल बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। उसमें टूट फूट, डेली उस पर वाहन जाएंगे, डेली उस पर लोग चलेंगे तो वो टूट जाएगा। तो उसको मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही हमारी शरीर है, अगर हमारे शरीर में अंदर उपापचयी क्रियाएं होती हैं, कुछ सरल पदार्थ जटिल में बनते हैं, कुछ जटिल पदार्थ सरल में बनते हैं, लगातार ये प्रोसेस चलता रहता है। अगर टूट फूट लगातार होती रहे, विखंडन लगातार होता रहे तो वो ऑर्गन क्या हो जाएगा? डैमेज हो जाएगा। इसलिए शरीर के अंदर किसकी ज़रूरत पड़ती है? मेंटेनेंस की। अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? मेंटेनेंस। किसमें? अगर आपको बस वगैरह का या पुल का मेंटेनेंस करना है, वर्कर चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर अगर मेंटेनेंस करना है तो किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की। किसकी? ऊर्जा। यह ऊर्जा एकल जीव के शरीर के बाहर से आती है। देखिए, समझिए, दो प्रकार के जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा, और एक है मनुष्य। क्या है? मनुष्य। एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा और मनुष्य बहुकोशिकीय जीव हमें बताया बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनता है। अमीबा में जो अमीबा का शरीर है वो बाह्य कांटेक्ट में रहता है, एटमॉस्फेयर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है पूरा का पूरा शरीर। और मनुष्य के जितने अंग होते हैं, क्या आपका हार्ट डायरेक्ट कांटेक्ट में है बाहर के? नहीं है। क्या आपके लंग्स डायरेक्ट कांटेक्ट में है बाहर के? नहीं है। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है अमीबा में और मनुष्य में। अमीबा यानी कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव में एक डिफरेंस होता है कि एक कोशिकीय जीव के सारे ऑर्गन बाहर के संपर्क में रहेंगे डायरेक्ट, और बहुकोशिकीय में शरीर के सारे अंग बाहर के संपर्क में नहीं रहेंगे। इसलिए ऊर्जा के स्रोत का बाहर से जीव के शरीर में स्थानांतरण के लिए कोई प्रक्रम होना चाहिए। देखिए, इस ऊर्जा के स्रोत को हम भोजन तथा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को क्या बोलते हैं? पोषण। अभी मैंने आपको बताया कि शरीर के अंदर टूट फूट होती रहती है हमेशा, उसको मेंटेनेंस करना है, उनको मेंटेन करना है। तो मेंटेनेंस यानी कि अनुरक्षण करना है। अनुरक्षण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अभी हमने देखा अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? जो हम भोजन करेंगे, खाना खाएंगे, उससे क्या मिलेगी? हमें ऊर्जा मिलेगी। क्या मिलेगी? ऊर्जा। और उसी भोजन को लेना क्या कहलाता है? पोषण। क्या कहलाता है? पोषण। यदि जीव में शारीरिक वृद्धि होती है तो इसके लिए उसे बाहर से अतिरिक्त कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है। अतः अधिकांश खाद्य पदार्थ भी कार्बन आधारित है। इन कार्बन स्रोतों की जटिलता के अनुसार विविध जीव भिन्न प्रकार के पोषण प्रक्रम को प्रयुक्त करते हैं। जैसे अमीबा होता है, अमीबा डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से खाने को लेगा और उसमें ना कोई ऑर्गन सिस्टम होता, ना कुछ होगा, वही चीज़ पाचन करेगी, वही श्वसन करेगी। ठीक है। लेकिन मनुष्य के अंदर पाचन के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम है, श्वसन के लिए एक वेल डिफाइंड सिस्टम है। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके लंग्स पाचन करने में सहायक हैं तो आंसर आएगा नहीं। आपके लंग्स पाचन करने में योगदान नहीं देते। कौन देते हैं? आपका मुख देगा, आपका स्टमक देगा, स्मॉल इंटेस्टाइन देगी, लार्ज इंटेस्टाइन देगी। क्या लंग्स देंगे? नहीं देंगे। क्या किडनी देगी? नहीं देगी। लेकिन अगर ट्रांसपोर्ट करना है ब्लड का शरीर के अलग अलग पार्ट में तो आपके उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। आपने जो शरीर में खाया है उससे वेस्ट प्रोडक्ट बना है, तो वेस्ट प्रोडक्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए एक उत्सर्जन सिस्टम की ज़रूरत होगी, एक्सक्रेशन सिस्टम की ज़रूरत होगी। तो ये सब क्या है? इनकी जटिलता के आधार पर जीव आप अमीबा और मनुष्य में कैटेगराइज कर सकते हैं। और पृथ्वी पर अधिकांश जो फूड है वो किसकी फॉर्म में मिलता है? कार्बनिक, जिसमें कार्बन होता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड और H2O को छोड़कर, जैसे कि ये सब क्या कहलाते हैं आपके, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन आ जाए, क्या कहलाता है? कार्बनिक फूड। चूंकि पर्यावरण किसी एक जीव के नियंत्रण में नहीं है। अगर आप सोचें कि हमारे नियंत्रण में, ऐसा नहीं है। हम जैसा चाहें ऐसा पाचन करें, जैसा चाहें ऐसा श्वसन करें, ऐसा नहीं है। अतः ऊर्जा के ये बाह्य स्रोत विविध प्रकार के हो सकते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा के इन स्रोतों के विघटन या निर्माण की आवश्यकता होती है, जिससे ये अंततः ऊर्जा के एक समान स्रोत में परिवर्तित
हो जाने चाहिए। यह विभिन्न आणविक गतियों के लिए एवं विभिन्न जीव शरीर के अनुरक्षण तथा शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक अणुओं के निर्माण में उपयोगी है। इसके लिए शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाओं की एक श्रृंखला की आवश्यकता होती है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया अणुओं के गठन की कुछ सामान्य रासायनिक विक्रिया है। इसके लिए बहुत से जीव शरीर के बाहरी स्रोत से ऑक्सीजन प्रयुक्त करते हैं। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य पदार्थों के विघटन में उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। देखिए कि जो पृथ्वी है उस पर खाद्य पदार्थ का जो अधिकतर स्रोत है वो कार्बनिक है। क्या होते हैं? कार्बनिक। विभिन्न प्रकार के आणविक गति के लिए जीव शरीर के मेंटेनेंस तथा वृद्धि के लिए अणुओं के निर्माण में क्या होते हैं? उपयोगी होते हैं। अब क्या होता है कि जो शरीर से जो हमने कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, जो कार्बनिक पदार्थ लिया है, कॉम्प्लेक्स फूड लिया है, उसको सिंपल में तोड़ना है। तो सिंपल में तोड़ने के लिए वो शोषण करते हैं। ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन उसको क्या कर देगा? तोड़ देगा और एनर्जी दे देगा, क्योंकि मेनली सारा का सारा ध्यान हमारा किस पर है? ऊर्जा लेने पर। अगर आपके शरीर में टूट फूट होती है, अगर नहीं होती ही है, आपके शरीर में टूट फूट हो रही है, उसको क्षति हो रही है, तो उसको रोकने के लिए मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। और मेंटेनेंस कब कर पाएंगे आप? जब आपको ऊर्जा मिलेगी। और ऊर्जा कहाँ से मिलती है? ऊर्जा मिलती है कार्बन आधारित अणुओं पर निर्भर है, यानी कि कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा मिलती है। अब जो कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा मिल रही है उसको आपको तोड़ना है, और तोड़ने के लिए आपको क्या करना है? श्वसन करना है। आपको सांस लेना है, ऑक्सीजन लेनी है। जैसे ही आप ऑक्सीजन लेंगे उसको आप तोड़ पाएंगे। ये पूरी लिंक था इसका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे एक कोशिकीय जीव की पूरी तरह एक कोशिकीय जीव की पूरी सतह पर्यावरण के संपर्क में रहती है। मैंने अभी आपको बताया, अमीबा का एग्जाम्पल दिया कि जो यूनिसेलुलर होते हैं ऑर्गन, उनका जो पूरी सतह है, पूरी की पूरी बॉडी है, सरफेस है, वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है। अतः इन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए गैसों का आदान प्रदान करने के लिए या वर्ज्य पदार्थों के निष्कासन के लिए किसी विशेष अंग की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब जीव के शरीर का आकार बढ़ता है तथा शारीरिक अभिकल्प अधिक जटिल होता है, तब क्या होता है? बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं अपने आसपास के पर्यावरण के संपर्क में नहीं रहती। अतः साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। साधारण विसरण सभी कोशिकाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। समझिए, एक है अमीबा, एक मनुष्य है। क्या है? मनुष्य। देखिए, मान लीजिए एक टर्म आई यहाँ पर विसरण। क्या आया है? विसरण। विसरण क्या होता है? समझिए, विसरण का मतलब क्या होता है? विसरण, ये आपकी बॉडी है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की अधिकता है, तो ऑक्सीजन के जो मोलिक्यूल होंगे वो यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है तो हाई कंसंट्रेशन से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलने लगेंगे। और अगर मान लीजिए यहाँ पर CO2 की अधिकता है तो CO2 शरीर से बाहर आने लगती है, और ऑक्सीजन कम है, यानी कि बाहर वायुमंडल में ऑक्सीजन ज़्यादा है, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चलेंगे, वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अंदर चले जाएंगे डायरेक्ट। तो बारे समझ लीजिए, जो अमीबा की बॉडी होती है, मान लीजिए ये अमीबा है कोई, ठीक है, बाहर से उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मान लीजिए, तो इसका मतलब ये है यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा है, बाहर ज़्यादा है, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन डायरेक्ट वो पर्यावरण से कहाँ ले लेंगे? अपने अंदर ले लेंगे। किस प्रोसेस के थ्रू ले लेंगे? इस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। क्या बोलते हैं? विसरण। गैस के अणुओं का अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर बहना क्या कहलाता है? विसरण। और अगर यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन गई और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या होगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर भेज देंगे, क्योंकि अधिक सांद्रता ज़्यादा अंदर है और बाहर है कम। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं विसरण। ये किस में होता है? एक कोशिकीय जीव अमीबा में। क्या मनुष्य में होता है? नहीं होता। मनुष्य में इतनी आसानी से हम श्वसन नहीं कर सकते, अमीबा कर सकता है। बेसिक डिफरेंस। उसके बाद देखिए, बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग विशिष्टीकृत हो जाते हैं। अभी मैंने आपको बताया, अगर हम ऐसा होता कि हम
डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होते हैं हमारे सारे लंग्स, सारे ऑर्गन्स, तो डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते, ग्रहण करते और बाहर चले जाते, सिंपल किसके प्रोसेस के थ्रू, डिफ्यूजन यानी कि विसरण के थ्रू। लेकिन हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे अंग बाहर के वायुमंडल के कांटेक्ट में नहीं होते, इसलिए एक भिन्न भिन्न विशिष्टीकृत अंग होते हैं। हम इन विशिष्टीकृत ऊतकों से तथा जीव के शरीर के उनके संगठन से परिचित हैं, बाद में पढ़ेंगे। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि भोजन तथा ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण भी विशिष्टीकृत ऊतकों का कार्य है। भोजन और ऑक्सीजन का ग्रहण, जो भोजन ग्रहण करता है स्टमक, क्या वो ऑक्सीजन करता है? नहीं, उसका अलग प्रोसेस है। ऑक्सीजन अलग सिस्टम लेगा और भोजन अलग सिस्टम लेगा। परंतु इसमें एक समस्या पैदा होती है। यद्यपि भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ इस विशिष्ट अंगों द्वारा ही होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। समझिए इसको क्या कहना चाह रहा है। भोजन एवं ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कुछ विशिष्ट अंगों द्वारा होता है, परंतु शरीर के सभी भागों को इनकी आवश्यकता होती है। इस स्थिति में भोजन एवं ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहन तंत्र की आवश्यकता होती है। क्या हुआ, हमने भोजन लिया, भोजन, अगर मैं आपसे कहूँ हार्ट है हमारा, क्या हार्ट भोजन को ग्रहण करने में कुछ योगदान देगा? नहीं देगा। उसका अलग सिस्टम होगा, अलग प्रक्रम होगा। जो जो पार्ट भाग लेंगे मैंने आपको बता दिया, आगे भी पढ़ेंगे। मुख, आपकी फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये भाग लेगी भोजन को ग्रहण करने में या पाचन करने में। और अगर मैं किसकी बात करूं, ऑक्सीजन को ग्रहण करने में, तो वो आपके लंग्स के थ्रू जाएगा। क्या वो स्टमक में जाएगा? नहीं जाएगा, लंग्स में जाएगा। वो एयर फूड पाइप में ना जाकर किस में जाएगा, किस में जाएगा, वायु की जो नली होती है जिसमें वायु जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो शरीर के सभी, अब क्या हुआ, भोजन को लिया स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह ने, क्या हमारे हाथ को भोजन की ज़रूरत नहीं है? उससे जो ऊर्जा मिलेगी हाथ को भी ज़रूरत है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ली अलग पार्ट ने, अलग सिस्टम ने, लेकिन चाहिए तो पूरी बॉडी को ही। पूरी बॉडी किसी भी पदार्थ को ग्रहण नहीं करेगी, मतलब वो उसको ग्रहण अंतर्ग्रहण नहीं करेंगी, उसके लिए विशिष्ट अंग होंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता पूरी की पूरी बॉडी को होगी। तो अब ऐसा काम कौन करे, कौन सब बॉडी तक पहुंचाए? मान लीजिए कि आपने कुछ ऑर्डर किया है, अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, कहीं से कुछ ऑर्डर किया है, तो क्या आप डायरेक्ट वहाँ से ले आएंगे? नहीं ले आएंगे। उसके लिए एक अलग सिस्टम बना हुआ है। सबसे पहले उनके वेयर हाउस आएगा, मेन वेयर हाउस से निकलकर उनके छोटे छोटे जो सेंटर बने होंगे वहाँ आएगा। उन्हें लाने के लिए कोई और टीम लगी होगी, वेयर हाउस से यहाँ तक लाने में कोई और टीम होगी, उसके सेंटर से आपके घर तक लाने में कोई और टीम होगी, तब जाकर वो आपको मिलेगा। लेकिन अब उसकी ज़रूरत सभी लोगों को है। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि भोजन और ऑक्सीजन कुछ विशिष्ट अंग ही ग्रहण करते हैं, परंतु सभी भागों को शरीर के उसकी आवश्यकता होती है। तो इस स्थिति में भोजन और ऑक्सीजन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए एक तंत्र होता है, उसको बोलते हैं परिवहन तंत्र। क्या बोलते हैं? परिवहन तंत्र। ये भी पढ़ेंगे आगे जाकर, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। जब रासायनिक अभिक्रियाओं में कार्बन स्रोत तथा ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होता है, तब ऐसे उपोत्पाद भी बनते हैं जो शरीर की कोशिकाओं के लिए ना केवल अनुपयोगी होते हैं बल्कि हानिकारक भी होते हैं। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में कार्बन स्रोत और ऑक्सीजन का उपयोग ऊर्जा प्राप्ति के लिए होगा, किसका? कार्बन और ऑक्सीजन का, तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। क्या बनता है? कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बनता है। ये नहीं कि सारा के सारे पदार्थ से हम ऊर्जा ले लेंगे। आपने संतरा खाया, सारा का सारा संतरा नहीं निकल सकते, कुछ ना कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी बचता है, उसको फेंक देते हैं मुंह से निकाल कर। ठीक है, तो ऐसे ही शरीर के अंदर जो हमने खाया है वो सारा यूज नहीं हो जाता ऊर्जा के लिए, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी होता है। तो उनको शरीर में अगर वो रुक गए तो वो विषैले हो जाते हैं, वो हमारी जान भी ले सकते हैं, इतने खतरनाक होते हैं। तो उनको शरीर से बाहर निकालना है तो उसके लिए अलग अंग तंत्र होगा, उसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन तंत्र। यदि बहुकोशी के जीवों में शरीर अभिकल्पना के मूल नियमों का पालन किया जाता है तो उत्सर्जन के लिए विशिष्ट ऊतक विकसित हो जाएगा। इसका अर्थ है कि परिवहन तंत्र की आवश्यकता अपशिष्ट पदार्थों को कोशिका से इस उत्सर्जन ऊतक तक पहुंचाने की होगी। अब देखते हैं आगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी कराऊंगा बाद में। जैसे पहला क्वेश्चन है, हमारे जैसे बहुकोशी के जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी करने में विसरण क्यों अपर्याप्त है? अभी मैंने आपको बताया कि जो बहुकोशी के जीव है उसके अंदर जो आपके सभी के सभी अंग हैं वो पर्यावरण के डायरेक्ट संपर्क में नहीं रहते, इसीलिए
वो विसरण के द्वारा सामान्य अवस्था ऑक्सीजन की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? तो सजीव है वो सांस लेता होगा, श्वसन करता होगा, पोषण करता होगा, उसमें वृद्धि होती होगी, उत्सर्जन करता होगा, प्रजनन करता होगा, ये सब चीज़ें। तीसरा, किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्रियों का उपयोग किया जाता है? तो किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है? खाद्य पदार्थ का। किसका? खाद्य पदार्थ का। किसके लिए? ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? ऊर्जा। दूसरा, ऑक्सीजन श्वसन। किसके लिए? ऑक्सीजन श्वसन तथा एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। तीसरा, CO2। ये सब क्या है? कच्ची सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जीवों के अनुरक्षण के लिए आप किन प्रक्रमों को आवश्यक मानेंगे? जीवन के अनुरक्षण। अनुरक्षण का मतलब मैंने आपको बताया मेंटेनेंस। तो जीवन के मेंटेनेंस के लिए पोषण भी चाहिए आपको, श्वसन भी चाहिए, परिवहन भी चाहिए, उत्सर्जन भी चाहिए आदि। ठीक है। तो ये सभी जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। उसके बाद हमारा टॉपिक आएगा पोषण। क्या आएगा? पोषण। तो आज हमने क्या क्या देखा? सजीव और निर्जीव में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है? देखिए दोबारा आप देख सकते हैं, ये पूरी टेबल है। क्या दोनों में अंतर होता है? जो लिविंग थिंग्स होती है सोज, क्या सोज करती है? मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। उनके बॉडी के जो पार्ट्स है वो मूवमेंट करते हैं। क्या टेडी बियर का पार्ट मूवमेंट कर सकता है? हाथ मूवमेंट कर सकता है? नहीं, हम कराते हैं उसको। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे क्या, एक मिनट, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं नेवर मूव ऑन देयर ओन एफर्ट, अपने आप वो मूव नहीं कर सकती। दूसरा, दे ग्रो, वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, और वो वृद्धि नहीं करते। दे रिप्रोड्यूस, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं, वो नहीं करते। दे कैन फील, वो फील करते हैं, दे कैन नॉट फील। दे रेस्पायर, वो श्वसन करते हैं, वो श्वसन नहीं करते। दे एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, शरीर के अंदर जो वेस्ट मटेरियल बना है उसको क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करते। और दे नीड फूड, उन्हें फूड की आवश्यकता होती है, आपको टेडी बियर को फूड की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। ये दोनों में अंतर था। उसके बाद हमने क्या देखा? अमीबा और मनुष्य में बेसिकली अंतर क्या देखा कि जो अमीबा होते हैं वो साधारण विसरण की प्रक्रिया द्वारा श्वसन कर लेते हैं, भोजन पाचन सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं करता। क्योंकि मनुष्य क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि मनुष्य के जो ऑर्गन्स होते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते वायुमंडल के, और उसके होते हैं, वो साधारण विसरण की प्रक्रिया अपनाता है। ठीक है। उसके बाद हमने देखा जैव प्रक्रम, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपना देखेंगे पोषण। ठीक है। चलिए, धन्यवाद तब तक के लिए।